आप एक तो एक प्रतिज्ञा लीजिए कि आप बीजेपी के हो कि प्रजा के हो, क्योंकि मीडिया सब बिक चुकी है। शायद आप उसमें से हो सको एक। बताइए किस चीज की प्रतिज्ञा लेनी है? वो तो तुम्हारी ईमानदारी बोलेगी ना सर। प्रतिज्ञा तो उन्होंने भी ली ना, संविधान बचाने की, देश बचाने की। प्रतिज्ञा लेके ही तो बने ना। प्रतिज्ञा लेने के बाद क्या हुआ? वो तो सब आपके मीडिया वाले ही थे, आप हो ना हो। टीवी वाले तो कह रहे हैं बहुत अच्छा आपका गुजरात एक नंबर बन गया है। टीवी वाले को तो पैसा मिलता होगा, ऐड मिलती होगी भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए टीवी वाला तो सबको दिखा सकते हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ कि आपकी मीडिया भी बिकी होगी तो मालूम नहीं है। तो इधर का स्थानिक विधायक और अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके घर और उनकी ऑफिस जहाँ पर है, उनके खाली 3 से 5 किलोमीटर का एरिया आप घूम लो, आपको विकास नज़र आ जाएगा। वो जहाँ रह रहे हैं उनकी ऑफिस है, जहाँ से वो आते जाते, वो रोड अगर नहीं सुधार सकते तो आम जनता का वो क्या कल्याण करेंगे। उद्घाटन भी ना वो बना, वो ब्रिज टूट जाता है और पेपर इम्तिहान होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। ये गुजरात का विकास है, ये गुजरात मॉडल। हाँ ये गुजरात मॉडल। इम्तिहान से पहले पेपर लीक हो जावे और उद्घाटन करने से पहले ब्रिज टूट जावे। तो हमारी चुनाव यात्रा गुजरात के अलग अलग हिस्सों में गुजरात की जनता के सियासी मिजाज को जानने के लिए निकली है। इस वक्त हम अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद सिटी के नए अहमदाबाद वाला इलाके में अगर आप घूमेंगे तो आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आएंगी और जिससे विकास का दावा किया जाता है उसकी छवि को देखकर आप भी यही कहेंगे कि अहमदाबाद में तो बहुत विकास हुआ है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा अंदर कॉलोनीज में जाएंगे, कुछ इलाकों में जाएंगे, तो आपको विकास की हकीकत पता चल जाएगी कि क्या वो दावे जो वहाँ पर कॉरपोरेट एरिया में हो रहे हैं, क्या वाकई गुजरात की जनता, अहमदाबाद की जनता को भी वैसी ही सुविधाएं मिली हैं। इस वक्त हम असारवा विधानसभा क्षेत्र में हैं जो अहमदाबाद के अंदर आता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये सीट भी बीजेपी के ही पाले में है। यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इस बार यहाँ कौन बाजी मारेगा, कौन चुनाव में अपनी बाजी मारेगा, उसका पलड़ा भारी होगा, ये जानने के लिए हम असारवा की जनता के पास आए हैं। इनसे ही जानेंगे, बात करेंगे। सबके पास क्या नाम हुआ आपका? हिरेन जाधव। हिरेंद्र यादव। हिरेन जाधव। हिरेंद्र जाधव। हाँ। तो हिरेंद्र, आपके यहाँ असारवा में तो बीजेपी की विधायक हैं और मैं जहाँ घूम रहा हूँ अहमदाबाद में, तो जिस अहमदाबाद को मैं देख के आया हूँ वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत अच्छा ठीक ठाक मामला है। आपके यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ मिला मामला मुझे। उसमें ऐसा है कि इन्होंने जब ये वो कहलाता है पुराना अहमदाबाद, ठीक है, उन्होंने जो नया अहमदाबाद बनाया है वो खाली उद्योगपतियों के हिसाब से बनाया है कि उद्योगपतियों का विकास हो जाए, उनकी बिल्डिंग हो जाए वहाँ पे। अगर हम वहाँ पे नौकरी के लिए भी जाते हैं तो हमारे नौकरी भी नहीं मिलती है वहाँ पे। अभी मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझको चाहिए क्या, नौकरी चाहिए, नौकरी भी नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है तो 12 घंटे की मिलती है, वो भी 5,000 6,000। और महंगाई इतनी है गुजरात के अंदर कि वो अभी 5-6 हज़ार में क्या होगा आप भी सोच सकते हो। एक नहाने का साबुन भी लेने जाओ तो 40 रुपये का आ जाता है, 45 रुपये का आ जाता है। तो 6,000 7,000 में कौन करेगा ये? तो इधर जो मॉडल ये दिखा रहा है गुजरात मॉडल, ये पूरा बोगस मॉडल है इधर का, ठीक है। और जो सही मॉडल है वो ये दिखा नहीं रही है, सही वाला दिखा नहीं रहे। टीवी वाले तो कह रहे हैं बहुत अच्छा आपका गुजरात एक नंबर बन गया है। टीवी वाले को तो पैसा मिलता होगा, ऐड मिलती होगी भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए टीवी वाला तो सबको दिखा सकते हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ कि आपकी मीडिया भी बिकी होगी तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो असारवा विधानसभा 56 विधानसभा में कोई विकास का काम ही नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे हमने बीच में 10 दिन पहले मेघानी नगर के अंदर रोड टूटे हुए थे, उबड़ खाबड़ थे, तो वहाँ पे हमने मीडिया को लेके बताई थी बात पूरी। वहाँ पे देखो दूसरे दिन ही वहाँ पे खड्डे भर दिए गए। खड्डे भर दिए? हाँ, खड्डे भर दिए। खड्डे भरने से क्या होगा? रोड भी वापस खड्डा भरा, वो भी कैसा होगा कि पहले खड्डे में नीचे गाड़ी गिरती थी तो अब तब आवाज आती थी, अब ऊपर खाबड़ रोड बना दिया खड्डे भर के, तो का वही हुआ, ऊपर से ऊंचा इंसान होता है। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि विकास ओनली फॉर कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस समर्थक हैं? हाँ। आपको लगता है कांग्रेस करेगी? हाँ, कांग्रेस करेगी, 100% करेगी। आज तक किया है। 27 साल से तो आई नहीं आपकी कांग्रेस यहाँ पे। देखो, परिवर्तन हमेशा संसार का नियम है। आज संसार में परिवर्तन हमेशा चला है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, परिवर्तन आया। भारतीय जनता पार्टी, लोग बाग ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि 1060 का बाटला हो गया। बाटला मतलब सिलेंडर हो गया है। जब कांग्रेस का राज था तब 350 हुआ था 2014 में, आज 1060 है। 7 साल में इन्होंने इतना विकास कर दिया कि महंगाई इतनी मार रही है
कि अब समझ लो कि अब पूरे दिन अगर 6 बजे उठ के आप रात को 10 बजे तक जाओगे ना तो आपको 1 सिलेंडर का पैसा मिलेगा। ये सोचिए आप 1060 रुपये आप कमा सकते हो, इतना महंगाई कर दी है इन्होंने। पहले नौकरी बेरोजगारी कितनी है, असरवा विधानसभा के अंदर देख लो आप, खुलेआम यहाँ पे दिखना, अब दारू बिकता है और दारू पीने वाले तो लफड़े। बैन है आपके यहाँ पे? हाँ पूरा बैन है, लेकिन फिर भी बैन तो कुछ भी नहीं है। अगर सरकार चाहे ना अगर तो इससे भी डबल दारू तो यहाँ भी बैन के हिसाब से भी जितना राजस्थान हरियाणा जहाँ पे भी बैन नहीं है इतना दारू मिलता है, उतना दारू तो यहाँ डबल मिलता है, जितना चाहिए उतना आपको। और नाम दिखा दिया कि बैन कर दिया, ड्राई स्टेट बना दिया। या तो बैन हटा लो, पर ये डरते हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर चढ़ नहीं बैठे और गांधी का गुजरात ही है। अब तो गांधी का गुजरात ही कहाँ है, ये तो गोडसे का गुजरात रह गया। अब गोडसे वाले तो सत्ता में बैठे हैं, बार बार जीतते जा रहे हैं। गोडसे का राज चल रहा है ना। गोडसे ने क्या किया, गांधी जी की हत्या करके ही तो ये गोडसे की औलादे हैं ना सब, और कौन है। तो गोडसे की औलाद को गुजरात वाले चुनेंगे कि वापस भेजेंगे? इस बार पक्का गुजरात में से वापस ही भेजेंगे। भैया ने जैसे बोला कि इधर दारू राजस्थान और यूपी से डबल बिक रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया है। पिछले 5 साल में यहाँ से नहीं तो करीबन 150 लोगों की मौत हुई है, जिनकी जान ली गई है, मर्डर हुए हैं। मर्डर हुए 150 से भी ज़्यादा लोगों के यहाँ पे। इधर क्राइम रेट भी इस दारू के वजह से बहुत बढ़ गया है। लोकल एमएलए को हम बार बार फरियाद करते तो भी इसमें कोई रिजल्ट हमको मिला नहीं। इधर पब्लिक दारू की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया है कि इधर रात को हमको घूमने से डर लगता है। 11 बजे के बाद इधर आप निकल नहीं सकते 11 बजे के बाद? डर लगता है। यहाँ लूटपाट और चोरी का भी किस्सा एक जो दारू और उसके वजह से बढ़ गया है, तो इसलिए रात को हमको डर लगता है। यहाँ से लड़की पहले 25 साल पहले ऐसा था कि लड़की रात को घूम सकती थी, आज लड़की को रात को 9 बजे के बाद यहाँ घूम नहीं सकती। यूँ कि डर सा है लोगों को। आप अभी भी देख सकते हो कि अहमदाबाद में बच्चे गुम होने के भाई बहुत सारे किस्से भी आ रहे हैं, और यहाँ पे जो ड्रग्स मिल रहा है, ड्रग्स का भी सेवन अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा हो गया है बराबर। और इस जो असरवा असेंबली में तो ड्रग्स दारू उसका बहुत ही चलन है बराबर। लोकल एमएलए लोकल पुलिस यहाँ पे कोई दिखती नहीं, बस उनको पैसे के खाने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो ये तो गुजरात की एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसी तस्वीर गुजरात मॉडल में विकास की दिख रही है उसके तो उलट ही है। मैडम, बात चल रही थी सुरक्षा को लेकर भी, वो कह रहे हैं कि देर रात निकलने में भी डर लगता है, अपराध बढ़ गया। आप चूंकि एक महिला भी हैं, तो महिला के नज़रिए से सुरक्षा कैसी है? ये भाजपा सरकार जब से आई है तब से तो महिलाओं की सुरक्षा कुछ भी नहीं है। यहाँ से 50 साल की औरत भी यहाँ से रात को निकल नहीं सकती। अभी नवरात्रि गई है, नवरात्रि में कोई खुलेआम कोई लड़कियाँ गरबा गाने के लिए बाहर निकल नहीं, यहाँ से ये इस एरिया से बाहर दूसरे एरिया में जा नहीं सकती। इतना खौफनाक दृश्य है। और ये असरवा का विकास की बात कर रही है। असरवा का जब से यह 27 साल के भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अभी चलो ये बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में ये असरवा विस्तार के अंदर घुटनों तक पानी भर जाता है। अभी कल ही देखो, कल की इतनी कम बारिश में भी घुटनों तक पानी भर गया। जहाँ तक ये बिजली खंभे की स्ट्रीट लाइट की बातें हैं, तो स्ट्रीट लाइट भी कई एरिया में जहाँ कांग्रेस के जब से ये लोग देखते हैं कि काउंटिंग में के जो जहाँ से कांग्रेस के ज़्यादा वोट मिलते हैं उस चालिया चौल है, सोसाइटी है, वहाँ से उसका कोई पत्थर पेविंग का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है, कुछ अच्छा नहीं होता। वहाँ से आप ये कह रही हैं कि जिस इलाके से बीजेपी को वोट नहीं मिलते हैं, हाँ, जीतने के बाद फिर उधर ध्यान नहीं देते वहाँ से। और महिला का अभी ऐसा है कि देखो, ये सरकार ने इतना भाव बढ़ा दिया, गैस का बाटला का भाव इतना 1000 से ऊपर हो गया। कैसे महिलाएं उसका बजट भी इधर उधर हो गया। और दूसरा कि महिलाओं के यहाँ लड़कियाँ शिक्षण के लिए भी कई बार एरिया के अंदर नहीं जा सकती। यहाँ का ये भाजपा सरकार ने यहाँ भी शिक्षण का भी व्यापार कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया है। जहाँ देखो इतनी फीस लगा दी है,
कोई मध्यम वर्ग के इंसान के बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। फिर ये समस्याएं आप जो गिनवा रही हैं मैडम, फिर भी जीत जाते हैं तो वोट डालते वक्त जनता याद नहीं रखती? ये तो क्या ईवीएम मशीन का वो चाल होता है कि क्या वो पता नहीं, जनता वो देखती है। जहाँ भी मैं भी यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ। आप लड़ चुकी हैं चुनाव? हाँ, मैं विधानसभा भी लड़ चुकी हूँ और 2 बार जितनी बार यहाँ के पब्लिक जहाँ जैसे हम आम इंसान से पूछते हैं तो बोले कि हम तो मैडम कांग्रेस को ही वोट देते हैं, बीजेपी कैसे आ जाती है पता नहीं चलता कि लोग क्या करते हैं। बटन कोई भी दबाओ वोट कहीं और। हमने भी खुल के देखा है, हमने काउंटिंग में भी खुल के देखा है कि एक बटन हम कांग्रेस का वो दबाते हैं ना तो 4 वोट वो बीजेपी को मिलते हैं। ऐसा लोगों के अंदर एक मानसिकता हो गई है। भरोसा नहीं रहा ईवीएम पे, नहीं रहा, ईवीएम का भरोसा नहीं है। अब तो जो बैलेट पेपर आ जाएगा तो अभी अच्छा रहेगा। तो उनको हम भाजपा के सरकार से बोलते हैं कि अभी बैलेट पेपर लाओ तो पता चले कि आप कैसे जीत सकते हो। तो ठप्पे वाला वोट लगेगा तो गड़बड़ी नहीं होगा? नहीं होगा। जब ठप्पे वाला वोट लगता था तब तो कांग्रेस सरकार थी ना। कांग्रेस ही लाई थी ईवीएम को, जिसकी आप कमियां गिनवा रही हैं वही लेके आई थी। नहीं, हम सारे दर एक स्टेट में लाए हैं इसका ईवीएम मशीन का बंद करने के लिए सब। बीजेपी विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले सालों में कोई आंदोलन नहीं किया ना ईवीएम के खिलाफ। कांग्रेस सड़क पे नहीं उतरी कि ईवीएम को एकदम हटाओ, हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं ईवीएम से होगा तो। सर इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। आइए साहब, आप इधर आइए, नाम बताइए जरा। गिरीश भाई डोडिया। गिरीश भाई, तो मैं ये जो मैडम बात कर रही थी ईवीएम की, तो मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन तो नहीं हो रहा ना देश में? चुनाव तो हो ही रहे हैं ईवीएम। आपने बोला कि कांग्रेस ईवीएम लाई थी तो विरोध नहीं कर, अच्छी बात है, कांग्रेस लाई थी, देश की प्रगति की लाई थी, प्रगति टाइम बचे। मगर भाजपा जो कर रही है गलत इस्तेमाल ईवीएम का, अगर वो गलत इस्तेमाल कांग्रेस ने किया होता तो आज भाजपा सत्ता में नहीं होती। ये मेरा जवाब है। तो इस बात की गुंजाइश तो रहेगी ना कि जब उनकी सत्ता आएगी तो वो भी गलत इस्तेमाल कर लेंगे? नहीं करेंगे कांग्रेस। ऐसे क्या? कांग्रेस है इस साल। आप लोकशाही में जो 60 साल कांग्रेस ने राज किया, उसने जो लोकशाही दी है उसके बदौलत हम लोग ये अच्छे कपड़े और ये जो बाहर जाहिर में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बस वो कांग्रेस की देन है। ये आपका कांग्रेस ये के लोग समर्थन में? ये जो सरकार अभी है वो पब्लिक को गुलाम बनाना चाहती है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, गुजरात मॉडल को एक नंबर 1 गरीबी में पाकिस्तान की बरोबरी में आ गया है ना अभी इंडिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बरोबरी में अभी तो बैठ गया है। ये जो गिनवा रहे थे, अब अगर उनको गिनवाना लगे तो वो सेल पे लगा हुआ है। जो जो इंस्टीट्यूट थे बड़े थे वो बेचे जा रहे हैं। इन्होंने तो ये लोग धीमे धीमे भारत की जनता को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। जैसा 1947 के पहले हम लोग जिस तरह गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और विदेशी कई कंपनियों के गुलाम थे, उसी तरफ अब ये देश जा रहा है। क्योंकि आप ज़्यादातर देखें, एयरपोर्ट तो अदानी का, कई महकमे जो अदानी के हो गए, अंबानी के हो गए, इनके 4-5 उद्योगपति हैं जिन्होंने इन्हें 5,000 रुपये फंडिंग दी थी 2014 में चुनाव लड़ने के लिए। 5,000 रुपए पे बिक गए? 5,000 करोड़ रुपए चुनाव जीतने के लिए, और इनको मोदी जी को बड़ा प्रधान बनाने के लिए, मुख्य प्रधान बनाने के लिए भारत का। इन्होंने जब पैसे लिए थे तो आज वो पैसे का ये उनको मुआवजा देते जा रहे हैं। धीमे धीमे LIC बेच दी। उनके दोस्त जो अडानी साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके जेट से जाया करते थे, वो दूसरे नंबर के अमीर आदमी बन गए अभी। वो बजाज सुपर स्कूटर पे चलते थे साहब, आज से 2014 के पहले 8 साल में, और आज 8 साल में उनका जितना विकास हुआ है उतना गुजरात की जनता का विकास नहीं हुआ। और ये तो फैक्चुअली पता नहीं करेक्ट है कि नहीं है, हो सकता है, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो 56,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी अडानी के पास में, 56,000 करोड़ रुपए की। तो कांग्रेस राज में भी खूब कमाया उन्होंने। नहीं, लेकिन साहब कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने हमेशा फेयर काम किया, खाली अदानी को या अंबानी को नहीं देखा। उनके लिए सारे उद्योगपति एक समान थे। इंडस्ट्रियलिस्ट को वो ज़्यादातर प्रोत्साहन इसलिए देते थे कि जिसमें छोटे तबके का लोग वहाँ पे उनको रोजी रोजगार मिल सके। इनके आने के बाद रोजी रोजगार की तकें एकदम कम हो गई हैं। आज मैं जिस 56 असारवा कंस्टिट्यूंसी में खड़ा हूँ,
यहाँ 33 साल से बीजेपी का एमएलए विधायक श्री जीत के जाते हैं। अभी करंट में जो विधायक श्री हैं, मैं ये पूछता हूँ आपके माध्यम से, उन्होंने क्या अपनी ग्रांट भी पूरी उपयोग की है क्या इस विस्तार में? इस विस्तार का कोई विकास नहीं है। अच्छे लोग ये विस्तार को छोड़ के माइग्रेट होते जा रहे हैं। ये विस्तार में इतनी गरीबी और इतनी बेकारी बढ़ गई है कि जिसका कोई पार नहीं। ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हमेशा राम मंदिर की बात करते आए। इसी असारवा से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट के अंतर पे मातर भवानी वाव, जो भवानी माता की बहुत पुरानी वाव है, 33 साल पहले जो थी वही वाव की कंडीशन आज है। अगर उसका विकास किया होता तो पर्यटन का एक स्थल बन जाता और आजू बाजू के लोगों को कुछ धंधा रोजगार मिलता। इन्होंने उस तरफ ध्यान दिया नहीं। बातें ज्यादा हो गई हैं, बातें ज्यादा हो गई। एक स्कूल गवर्नमेंट बनाया 27 साल में, तो बताओ, और एक कॉलेज बनाया हो तो बताओ। गुजरात की जनता है, आप बताइए, आपने देखा कुछ ऐसा? कुछ नहीं, वो मिडिल क्लास के बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते। एक स्कूल नहीं गवर्नमेंट अभी, और जो है वो बंद करने के आरे में है। नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं तो बंद करने का चल रहा है। वो गवर्नमेंट स्कूल जो कांग्रेस की सरकार में बनी वो बंद करने का, इनको किसी को दे देंगे, उनके व्यापारियों को। अभी क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार में एक टेक्सटाइल उद्योग बना था यहाँ असारवा में। वो टेक्सटाइल में 5000 कर्मचारी काम कर रहे थे। कोरोना की वजह से 2019 में वो मिल बंद हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से सबको इकट्ठा नहीं होना है। आज भी वो मिल बंद है। वो 5000 कर्मचारी, 25,000 परिवार का क्या होगा? अच्छा, वो दोबारा खोली नहीं? आज भी नहीं खोली साहब। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपका ये गेट बड़ा लॉक लगा हुआ है बता सकता हूँ। वो क्या प्राइवेट थी या सरकारी? गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी 2014 के पहले, 2010 में। वो 2010 में बनी थी। वो 2019 में कोरोना आया तो 5000 कर्मचारी थे, कोरोना के इकट्ठा नहीं होने की वजह से बंद करिए। वो आज भी बंद है। 2000 आज कोरोना नहीं है, फिर भी वो मिल चालू नहीं हुई। वो क्या बताएंगे कि ये घाटे में चल रही है, घाटे में चल रही है। आधा पगार दे दो, 30% 35% तनख्वाह दे के वो परिवार की हालत क्या होगी? मध्यम वर्ग के लिए ये सरकार ने कुछ नहीं किया साहब। अगर जो भी किया है वो मजदूरी करके पैदा हुआ है। ये स्टूडेंट को पूछो आप कि स्टूडेंट की हालत क्या है, कि उनकी फीस इतनी हो गई है कि एजुकेशन भी अभी व्यापार हो चुका है। और ये असारवा में क्या है कि असारवा देखो, ये 56 असारवा में आप पूरा इलाका देख लो। अगर ये सरकार ने, अगर यहाँ का जो 33 साल से हमारा एमएलए है, उसी ने कुछ भी किया होता तो आज बारिश के टाइम अगर आप आओ तो आपको ये घुटन की तरह पानी न दिखाओ तो मैं, आप बोलो ये गुनाह कबूल है मुझे। कल मैं इस बात की गवाही मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि कल बारिश हुई थी और हमारी गाड़ी भी फंस गई होती, पानी जल जमाव तो था। तो ये अगर आपने 33 साल में अगर ये डेवलपमेंट का काम किया है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने काम किया हो, आपका बजट का खर्चा किया है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये मजदूर विस्तार है, आप देखो ये मजदूर विस्तार की हालत क्या है। इस एरिया में सब मजदूर लोग रहते हैं। और जो नदी के उस पार है वो बड़ा विस्तार है, वो आपको अच्छा दिखाएंगे। अपना टोम, बड़ी चमकीली इमारत एकदम। इसकी वजह क्या है कि देखो, गाजी आश्रम के बगल में झुपड़पट्टी है, परीक्षित नगर है, बाड़ज है। अगर वहीं से अपना कोई नेता आता है, अगर देश के विदेश के आदमी आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर्दे लगाते। क्यों लगाते हो भाई साहब? वो आपके माध्यम से सबने पूरे भारतवर्ष में देखा है, सभी ने देखा है पर्दा लगाना। पाए थे तो बड़ी बड़ी दीवारें क्यों खड़ी की थी? क्योंकि हमारा भारत खराब नहीं दिखे। अरे भैया, खराब है तो खराब ही दिखेगा। आपने कुछ किया नहीं है, अब उसे सोलेशन या फेविकॉल लगाने से कोई फिट नहीं होता। बारिश आएगी तो ये फेविकॉल गिर जाएगा साहब, गिर जाएगा साहब। अब की बार क्या होने वाला है गुजरात में? अब की बार 100% परिवर्तन है। असारवा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल, उसका ये लोग नाम नहीं दे पाए अभी तक। वो सेठ हत्ती सिंह करके कोई लैंड मेरे को अंदाज है वहाँ तक दान दी थी, वो नाम नहीं दे पा रहे। सिविल हॉस्पिटल में रोज़ लगभग 50 से 40 हज़ार पेशेंट और 10,000 डॉक्टर आते हैं, तो अभी तक ये सरकार वहाँ मेट्रो और BITS की लीटी भी नहीं दे पाई है। नंबर 1। नंबर 2,
अखे हिंदुस्तान में मैं ऐसा मानता हूँ कि असारवा सिटी एक जो गांव था, जो अहमदाबाद के अंदर था, उसकी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो अभी भी फटे हुए कागज में देते हैं। क्यों? कोई बोलने वाला ही नहीं है। तीसरा, जब असारवा आज़ादी से पहले अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ गया था, उसकी 40% ज़मीन कॉरपोरेशन में चली गई थी। वो ज़मीन में सिविल हॉस्पिटल से लेके हाउसिंग बोर्ड, एमएलए क्वार्टर, जूना एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट, सारा उसके अंदर 40% ज़मीन में बना है। पर कुछ एक टुकड़ा के अंदर 7 मंजिल 8 मंजिल बनाने के लिए यानी गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी की ज़मीन किसी व्यापारी को दे दी। और इसी तरह अभी जितना भी एमओ कर रहे हैं वो ज़मीन आगे का भाग कोई बिल्डर को देने का, पीछे इस्लाम एरिया बना देने का, इस तरह का ये सरकार असारवा में भी कौभांड कर रही है। मैं जानता हूँ वहाँ तक। और गटर, एक ही असारवा की परिस्थिति रकाबी की तरह है, तो इसकी गटर हर साल, हर 5 साल में नहीं बनाते, नहीं खोदते हैं, पर उसका पानी निकाल करने का कोई काम करते नहीं है। क्यों? कि असारवा से एयरपोर्ट ऊंचा है, साबरमती नदी में पानी जाता नहीं है। रिवर फ्रंट के अंदर ये लोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए रिवर फ्रंट भरते हैं, तो नदी में से पानी वापस असारवा में बाहर निकलता है। उसके लिए कोई काम करता नहीं है। क्यों? यहाँ पब्लिक है, रोज़ ला के रोज़ खाने वाली पब्लिक है। उसके लिए ये विधायक गिनो या जो MP गिनो, जो MLA गिनो, वो यहाँ असारवा में आएंगे, बोले हमने असारवा चकला जो नाम था उसके अंदर क्या मालूम कितने पैसे देके इस सर्कल का नाम वंदे मातरम सर्कल कर दिया। और कोई बात करेगा तो बोले भारत माता की जो तो हमारी भी माता है। वंदे मातरम के सिवाय कुछ बोलते ही नहीं है, विकास की बात करते ही नहीं है। असारवा के अंदर 1,40,000 जनसंख्या है, तो उसके अंदर एक चमनपुरा, असारवा, वो कलापी नगर, ओम नगर है, वहाँ न तो बैंक है न पोस्ट ऑफिस है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जीत कैसे जा रही है असारवा से बार बार? जीतने को तो ऐसा है कि भाई ये लोग क्या है कि यहाँ पे रोज ला के रोज खाने वाली पब्लिक है, उसको मूर्ख बनाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं और उनको कबीले में भेगा करते हैं और वो जय श्री राम करते हैं। बेचारी गरीब प्रजा है वो भुलवा जाती है और वो एक हिंदू संस्कृति के रूप में उनके संग शामिल हो जाती है। इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। तो आता हूँ आपके पास भी। तो ये हिंदू संस्कृति का, जय श्री राम का, ये नारे तो अभी भी लग रहे ना चुनाव में। आपके गरबा में बहुत कुछ हुआ, मुसलमान बच्चों के साथ बोला, ये मारा पीटा किया। हिंदू मुस्लिम तो अभी भी हो रहा है, तो इस चुनाव में नहीं होगा? नहीं, वो देखो चुनाव आएगा तो कलर तो ये बदल लेते हैं, लेकिन जो विकास की बात है, मैं एक नागरिक तरीके जो चीज़ असारवा की प्रॉब्लम है वो मैंने बताई है। वो चुनाव के तो सारे हथकंडे इनके पास है ही। और जो ये जो हथकंडे हैं ये चुनाव में फिर असर नहीं डालेंगे? फिर जीत जाएगी तो? अगर मैं एक आम आदमी की हैसियत से बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मुझे दे दे तो मैं किसी पार्टी को जीतने नहीं दूंगा। अच्छा। यस। और ये इसी बात पे लोग फिर देश आप चलाएंगे? हाँ, ये जो कर रहे हैं इसी बेच पर आप बोल रहे हैं कि कैसे जीत रहे, इसकी वजह से जीत रहे, बाकी कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा। बताइए। ये विस्तार की जो जनता है उसमें मैं भी आ गया। हम लोग बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिनकी आवक आज की तारीख में जीवन निर्वाह के लिए महीने कम से कम एक कुटुंब की आवक 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए 4 आदमी के लिए। वो आवक भी नहीं है। अब चुनाव आने में इनका जीतने का मुख्य कारण पहले तो ये समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं इनके, उनको बुला के और ये पैसा बांटते हैं, बहुत मोटी मोटी रकम बांटते हैं। और गरीब आदमी है वो देखता है कि चलो आज मुझे 1,000 रुपये मिल गया तो मेरा 2 दिन तो चल जाएगा। 5 साल में वैसे भी कुछ नहीं देने वाले, तो 1,000 रुपए ही ले लो। 2 दिन तो चलेगा, तो आदमी बेचारा 1,500 में यहाँ का आदमी बिक जाता है। मजदूर है, वोट की कीमत जाननी चाहिए उनको। वो क्या है कि यहाँ और साहब यहाँ का आदमी पढ़ा लिखा अगर इतना होता ना तो वो 1,000 में बिकता नहीं। उन्होंने इस विस्तार को इतना गिरा के रखा हुआ है कि ये विस्तार आज नहीं साहब, कांग्रेस भी अगर सत्ता में आई ना तो कम से कम 15 साल लग जाएंगे इस विस्तार को विकास करने के लिए। क्योंकि आप बिल्डिंग देख सकते हैं, बिल्डिंग देखिए, लोग अपना नया मकान नहीं बनवा पाते हैं। ये देखिए बिल्डिंग आपके सामने है, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ बहुत। वही मैंने सवाल शुरुआत जब मैंने किया, आपने सुना होगा, तो मैंने यही बोला कि मैं जहाँ से आया हूँ वो गुजरात एक अलग तस्वीर दिखाता है और जैसे ही थोड़ा अंदर करते हैं तो एकदम तस्वीर बदल जाती है। ये पूरे भारत को दिखाते हैं कि हमारा गुजरात बहुत विकसित गुजरात है। आप देखिए रिवर फ्रंट के अंदर जो पानी नदी का जो होना चाहिए
वो नदी का पानी रहता नहीं है साहब, बरसात पूरता ही रहता है। बरसात के बाद में ये खाली पानी को रोक देते हैं सुएज फार्म के पास और भरी हुई नदी दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं देखिए कितना बढ़िया हमारा गुजरात। आप उस बहता हुआ पानी नहीं है, वो बहता हुआ पानी नहीं है। आप आगे जाके देखेंगे सुएज फार्म के पास में तो पानी इतना दुर्गंध मारता है कि वहाँ के आजू बाजू के लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। ये गुजरात मॉडल नहीं है सर, ये खाली दिखाते हैं। इनकी कथनी कुछ और है और इनकी करनी कुछ और है। गुजरात मॉडल के नाम पे यहाँ से जो नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री बन गए गुजरात मॉडल दिखा दिखा के। अगर मैं एक सही बात आपको बताना चाहूँ तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। इधर का स्थानिक विधायक और अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके घर और उनकी ऑफिस जहाँ पर है उनके खाली 3 से 5 किलोमीटर का एरिया आप घूम लो, आपको विकास नज़र आ जाएगा। उनके रास्ते, अगर वो विधायक कैबिनेट मिनिस्टर उनके जहाँ रह रहे हैं उनकी ऑफिस है जहाँ से वो आते जाते, वो रोड अगर नहीं सुधार सकते तो आम जनता का वो क्या कल्याण करेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, उनकी ऑफिस जहाँ पे है, उनका घर जहाँ पे है, वहाँ का रास्ता आप देख लो, उबड़ खाबड़ रास्ता है, कोई सुविधा नहीं है। तो इन्होंने जहाँ वो भाई साहब ने बोला वो ग्रांट पूरी यूज़ ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक रोड भी वो ठीक ठाक नहीं बना पा रहे। अभी इलेक्शन है, 5 साल हो गए इनको, तो वो ग्रांट कहाँ गई? वो सरवा की जनता उनसे हिसाब मांगती है कि वो ग्रांट गई कहाँ रोड की। तो असारवा की जनता हिसाब मांगेगी, पूछेगी वोट डालते हुए। असारवा में वो दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की सिविल अस्पताल है। सिविल अस्पताल के अंदर इस एरिया के सब मजदूर वर्ग है, पछात वर्ग है, उनके लोग जो बीमार हो रहते हैं, यहाँ के जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। यहाँ हमारे यहाँ पास में कितने लोग दर्दी बन के आते हैं, उसमें डेंगू के होते हैं, चिकनगुनिया के होते हैं, टाइफाइड के होते हैं। जब सिविल अस्पताल में जाते हैं तो उसका रेशियो वो लोग कम कर देते हैं। यहाँ की पीएचसी सेंटर में जाके भी पूछो तो वो उनका रेशियो ज़्यादा बताता नहीं है, क्योंकि उसको दिखावा करना है कि यहाँ सब ठीक ठाक है। और जब कोरोना के टाइम में ये सिविल अस्पताल में इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ, 108 की गाड़ियाँ पड़ी रहती थी, 2-2, 3-3 दिन तक तो लोगों को सर्विस भी नहीं मिलती थी। 108 में भी वो लोगों को, पेशेंट को बिठा के रखते थे। तो यहाँ का जो विधायक है उसकी फ़र्ज में आता था कि हम इस गरीब एरिया में क्या करना चाहिए। उन लोगों ने नहीं वेंटिलेटर की सुविधा की, नहीं बाईपैक की सुविधा की, नहीं ऑक्सीजन की सुविधा की। कुछ सुविधा के बगैर कितने इंसान मर गए। यहाँ पूरे गुजरात के अंदर से 3 लाख लोग कोरोना के समय में मर चुके हैं। तो ये एरिया की सबसे बड़ी अस्पताल है, उसमें भी कुछ सुविधा भी हो नहीं रही है। बीच में संदेश न्यूज़ वाला ने बताया था कि यहाँ के सब जो सोनोग्राफी मशीन है, वो MRI का मशीन है, सिटी का मशीन है, वो मशीनरी भी बंद पड़ी है। लोगों को प्राइवेट में वो सब इलाज करना पड़ता है। तो लेकिन हेल्थ के मुद्दे पे चुनाव होता नहीं है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था ना कि रोजी रोटी है, शिक्षा है, हेल्थ है, इनसे ज्यादा हावी होता है हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, ये मुद्दे ज्यादा हावी हैं आपके गुजरात में। लोग क्या बीजेपी सरकार है क्या हिंदू मुसलमान के हावी होकर ही मत मांगते हैं, उसमें वो जीतते हैं। अरे आगे आप देखो कि लोगों की परिस्थिति क्या है, वो देखो तो पता चले कि लोग कैसे जी रहे हैं। भूखमरे से जी रहे हैं, बेरोजगारी से जी रहे हैं। अभी क्या 18 से 25-30 साल के नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। अभी ये पेपर फूटने का काम हो रहा था। जितने भी सिविल सर्विस पर एग्ज़ाम आती है उसमें वो पेपर फोड़ देते हैं, मतलब लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। उसमें क्या है कि वो लोग को पता है कि उनके अंदर के इंसान को 25-50 इंसान को वो ले लेते हैं अंदर। और गरीब लोग के जो बच्चे पढ़ लिख के इतनी सारी मेहनत करते हैं, उसका वो एग्ज़ाम देते हैं, वो फिर लीक करते हैं, फिर एग्ज़ाम लीक रद्द कर देते हैं। तो ये कैसे पढ़ सकते हैं बच्चे? ये समस्या है। मैं कई युवाओं से भी बात कर रहा हूँ, पेपर लीक की एक बड़ी समस्या है। मैं आ रहा हूँ आपके पास में। आखिरी सवाल ले रहा हूँ। 2017 में आप लोगों ने जिताया बीजेपी को, 2022 के विधानसभा में बीजेपी जा रही है कि नहीं जा रही है? मैं एक बात का आपको जवाब दूंगा। अभी आपका गुजरात के अंदर बीजेपी का विकास में दिखाऊँ तो उद्घाटन, जो ब्रिज बनते हैं उसके उद्घाटन करने से पहले ब्रिज टूट जाता है।
उद्घाटन भी ना वो बना वो ब्रिक टूट जाता है और पेपर इम्तिहान होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। ये गुजरात का विकास है। ये गुजरात मॉडल है। हाँ, ये गुजरात मॉडल है। इम्तिहान से पहले पेपर लीक हो जावे और उद्घाटन करने से पहले ब्रिज टूट जावे। और जो आपने बात की अडानी जी की कि 56,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी थी 2014 के अंदर, अगर नरेंद्र मोदी के अंदर 13 साल और 2002 की बात करने जावे तो इनकी प्रॉपर्टी 200 करोड़ भी नहीं थी। और 200 करोड़ में से 56,000 करोड़ 10 साल में उसको बनाया। और अभी आप बात करें कि इतने हज़ार करोड़ इनकी प्रॉपर्टी है तो इस नरेंद्र मोदी के टाइम के ही है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो वो दुनिया के दूसरे नंबर पे 2002 से पहले अदानी जी की प्रॉपर्टी कितनी थी और अभी 2019 से 2022 से तो इतनी प्रॉपर्टी, इतना कोई कंपनी इतना बेनिफिट नहीं कर रही है और ये कंपनी कैसे कर रही है। इसका मतलब साहब है कि जो भी नरेंद्र मोदी का इलेक्शन का जो फंड है, जो भी है वो सब वहीं से आता है। कांग्रेस पार्टी वाहियत प्रचार में नहीं मानती, वो लोकशाही को मानने वाली पार्टी है। अगर लोकशाही ढंग से वो इलेक्शन करने जाओ, कोई भी अभी आज तक जो राहुल जी ने यहाँ सभा की तो खुद के खर्चे से पब्लिक वहाँ पे आई थी, कभी किसी को पानी का व्यवस्था नहीं थी, फिर भी 7 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। पर नरेंद्र मोदी को यहाँ से जो रोड शो करने का होता है तो इसमें भी 500-600 रुपया एक आदमी का पर आदमी का आप कह रहे हैं आए थे बीजेपी वाले, उल्टा कहते हैं वो होता है कांग्रेस वाले पैसा भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, फिर भी लोग नहीं जा रहे। कांग्रेस पार्टी बीजेपी वाले ही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय देखो, 70 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय देखो और बीजेपी का कार्यालय देखो 10 साल के अंदर, उसका डिफरेंट आपको पता चल जाएगा वो कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर निर्भर बना दिया उन्होंने। 60 साल के अंदर कांग्रेस ने उन्होंने काम किया, ऐसा किया होता तो इनसे 5 स्टार होटल जैसा कांग्रेस का कार्यालय हुआ। और उन लोगों का कार्यालय देखो 5,000 करोड़ का तो खाली कार्यालय दिल्ली में बनाया हुआ है। यहाँ की ऑफिस है वो कमलम देखो आप, कोई यहाँ भी जाए कोई भी जाने के VIP सुविधा बुक देंगे। हमारा को तो यहाँ कांग्रेस के अंदर कार्यालय में मैं एक बार गया था और वहाँ पे गया था तो कोई इंसान जैसे अपने देखो कि अपना घर जैसा लगे, जैसे पानी वो सब सुविधा, यानी जो VIP सुविधा वो सुविधा का अभाव था वहाँ पर, क्या तो वहाँ पे अपनापन जैसा लगे। और मैं एक बात बोल के देता हूँ कि इस बार का जो हमारा वोट है, मैं तो अभी अगले 2017 में जिसको भी दिया, मगर इस बार का वोट है वो कांग्रेस में पड़ने वाला है। क्योंकि अभी लोकशाही को जिंदा रखनी हो तो कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि आपका लोगों का क्या ख्याल है साहब? आप लोगों का क्या? आप एक तो प्रतिज्ञा लीजिए कि आप बीजेपी के हो कि प्रजा के हो, क्योंकि मीडिया सब बिक चुकी है। शायद आप उसमें से हो सको एक। आप उसकी तफ्तीश ऐसे कीजिए, हमारा कंटेंट देखिए, हमारा चैनल देखिए, आपको फिर पता चलेगा कि हम प्रजा के साथ है, हम बीजेपी के साथ नहीं है। हम प्रजा के साथ में हैं। बताइए किस चीज की प्रतिज्ञा लेनी है? वो तो तुम्हारी ईमानदारी बोलेगी ना सर। प्रतिज्ञा तो उन्होंने मिली ना, संविधान बचाने की, देश बचाने की। प्रतिज्ञा लेके ही तो बने ना। प्रतिज्ञा लेने के बाद क्या हुआ? वो तो सब आपके मीडिया वाले ही थे, आप हो ना हो। अभी 55 करोड़ का एक प्लेन लिया, स्क्रैप वो अभी यहाँ से उड़ के स्टेचू जा रहा था। एक ही दफे नरेंद्र मोदी अंदर बैठ के आया अहमदाबाद में, फिर वो प्लेन दिखाई नहीं दिया। एक वो प्लेन अभी दिखाई नहीं दिया कि वो तो अभी वो सी प्लेन में उतरे थे। एक ही दफे उसने किया। वो अभी वो तरकीब बोलते उसको क्या तरकीब बोलते हो, वो तो उनके लिए ही है। दूसरा कि अदानी है, वो पहले जो प्लेन एयरपोर्ट था केंद्र के पास था, लॉस जा रहा था तो केंद्र सरकार ने अडानी को दे दिया। तो अडानी तो मुनाफा कर रहा है, तो फिर ये केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम लॉस में और अदानी मुनाफे में है। तो ये दोनों में से कौन सही है? बीजेपी सरकार सही है या अदानी सही है? मेट्रो में भी वो जहाँ देते हैं वो तो मुनाफा करते हैं। जब सरकार के पास होता है तो घाटे में और उधर चला गया तो मुनाफे में। ये तकनीक कौन सी है? ये वो तकनीक आपको सर सब मीडिया वाले को साइड
पता होगा, सबको पता है। मीडिया वाले तो बड़ा नाराज नजर आ रहे हैं आप मैं इतना नाराज हूँ कि बात ही मत पूछो। आप सही दिखा, शायद आप सही दिखाते होगे। अगर देश में कॉड गिनो, ईमानदार गिनो तो मीडिया है। मीडिया चाहे वो कर सकती है, पब्लिक के पास सही बात पहुंचा दो, वो मीडिया ही कर सकती है। दूसरा किसी की ताकत नहीं है। क्या कह रहे थे आप? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मीडिया अगर सच्चाई बता देना तो 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार टूट जाएगी। आपको लगता है बताएंगे? नहीं बताए तभी तो जब कांग्रेस का राज था तब तो बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। अब बहुत हो गई महंगाई, ताले खोले जाते थे, बताए जाते थे देश सरकार में क्या घोटाले। हम काला धन लाएंगे, हम इसके लिए एक वो बनाएंगे, स्क्वाड बनाएंगे काला धन के लिए। कहाँ कौन से देशों में, आज तक लिस्ट नहीं है भाई। 15 लाख रुपया भी आया। वो तो ठीक है, 15 लाख तो वो तो बात ही है, वो तो मैं भी भूल गया हूँ। 15 लाख जनता भी भूल गई। 15 लाख 15 भूल गई जनता, लाख की आप नहीं मिला। वो आपको मीडिया वाले को बताना चाहिए कि 15 लाख किधर जो महंगाई के मार में 15 लाख लोगों से ले रही है। 15 लाख देने की बात नहीं हुई थी, खाली उन्होंने बोला था 15 लाख मुफ्त में मिल जाएंगे, ऐसा बोला था। लेकिन किसको मिल जाएंगे? किसको मिल जाएंगे? वो सरकार के खाते में मिल जाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ कि आज आप बता रहे हैं कि 2022 में क्या होगा। मैं 2022 के बारे में आपके मीडिया के माध्यम से मैं अब बताने जा रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह चहल पहल बीजेपी ने बढ़ा रखी है अपनी गुजरात में, उससे आपको ये तो महसूस होता ही होगा, मीडिया वाले हैं आप, हमसे ज़्यादा आप लोग जानकार हैं, कि बेरोजगारी और महंगाई ये प्रजा का तल स्पर्श मुद्दा है। उसको देख के बीजेपी स्वयं विचलित है। अब कांग्रेस इस समय पर ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन फिर भी ये ड्राइविंग सीट पे हमें नहीं आने देंगे कि इन्होंने अपनी बी टीम एक साथ में हमारे सामने पैरेलल खड़ी कर दी। केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं? केजरीवाल जी को अब केजरीवाल जी को दो राज्य चलाने के लिए फंडिंग चाहिए केंद्र से, क्योंकि वो खुद केंद्र शासित राज्य दिल्ली में बैठे हैं। उनको पंजाब और दिल्ली चलाना है, उनको फंडिंग लेना है। सरकार तो नाक दबाती है सर, भले कोई जाहिर में बोले या नहीं बोले। कल मेरा क्या होगा मेरे को मालूम नहीं, हो सकता है आज मैं सच्चाई आपके सामने। केजरीवाल साहब के तो सारी टीम पे वहाँ छापे मारे जा रहे हैं, दन एक मंत्री साहब मैं बार बार बोलता हूँ कि इनकी कथनी और करनी दोनों अलग है। ये केजरीवाल जी भी आरएसएस प्रो हैं, ये बीजेपी की बी टीम है। अगर बीजेपी और कांग्रेस का सामने सामने मुकाबला होता तो इस बार कांग्रेस की सरकार हमारी पक्की बनती, इसमें कोई दो मत नहीं है। डाउट तो है, मतलब आप लोगों को सर हमारा गारंटी? आम आदमी पार्टी वोट कटुआ पार्टी बन जाएगी, हमारे वोट काटेगी सर, और हमको वही एक तकलीफ, और कोई तकलीफ है नहीं। बाकी प्रजा इस बार समझ चुकी है और प्रजा परिवर्तन चाहती है कि 2022 में बीजेपी पुनः सत्ता पे स्थापित ना हो। ये जनता की मांग है सारवा की, और यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि बीजेपी ने जो काम किया उससे लोग खुश नहीं हैं। 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन अहमदाबाद की चमकती गलियों से निकलकर जब आप यहाँ असारवा जैसी जगह पर आएंगे तो गुजरात मॉडल की हवा निकल जाएगी। आपको समझ आएगा कि जनता के पास बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कुछ लोगों का इसमें रुझान कांग्रेस की तरफ है, वो कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर आ सकती है, लेकिन वो क्या पार उतरती है या बीच में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कौन सरकार बनाएगा ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी ये सरगर्मियां भी बढ़ती जाएंगी। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।